हेलो दोस्तों, मेरे अपने यूट्यूब चैनल हॉट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो आप लोग बताया गया था कि कक्षा 10th का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपको टाइम भी बताया गया था कि इतना तारीख से यानी मंडे से स्टार्ट होने वाला है। तो हर एक सर आप लोग से बात भी किए थे और हर एक सर आपसे ये भी बताए थे कि मैं कौन सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। जैसे कि हम बताए थे कि मैं केमिस्ट्री और मैथ को कवर करूँगा। तो आज हम सबसे पहले केमिस्ट्री का पोर्शन को देखेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्या नाम है? तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिससे मान के चलिए कोई भी दो पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म, मतलब उसका गुण ही चेंज हो जा रहा है, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यह देखिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या चीज़ का निर्माण कर दिया? जल का। अब देखिए हाइड्रोजन गैसीय फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन भी गैसीय फॉर्म में रहता है। जो जल रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी द्रव अवस्था में। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जल का निर्माण हो गया। तो इसका गुणधर्म अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करती हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है, देखिए जब सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बना दे रहा है? नमक। तो देखिए नमक का गुणधर्म अलग है, सोडियम का गुणधर्म अलग है, अब क्लोरीन का भी गुणधर्म अलग है। तो देखिए सोडियम और क्लोरीन से मिलकर क्या चीज़ का निर्माण हो गया? तो नमक का। तो इसका गुणधर्म अलग है कि नहीं है? तो है। तो मुझे आशा है कि ये वाला टॉपिक अच्छा से आपको समझ में आएगा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बारे में। तो देखिए हम लोग कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए हम लोग 5 तरह से जांच कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि गैसों की उत्पत्ति। अगर मान के चलिए कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, उसके फलस्वरूप अगर गैस का उत्पत्ति हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो वहाँ हम समझेंगे कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वहाँ क्या समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अवक्षेप बन रहा है, जिससे मान के चलिए हम लोग दही को महाते हैं तो दही में जो घी रहता है ऊपर रहता है और फिर जो लिक्विड जैसे जो मट्ठा होता है वो नीचे रहता है। तो देखिए एक अवक्षेप बन गया कि नहीं? अवक्षेप बन के वो छतला गया। तो देखिए अवक्षेप का भी बनना जरूरी है। अगर हम लोग कहीं भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो अगर अवक्षेप का भी बन रहा है तो वहाँ हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला है कि रंग में परिवर्तन। तो हम लोग देखिए रंग में भी परिवर्तन अगर हो रहा है तो वहाँ हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे देखे होंगे कि एक अगर मान के चलिए एक कील लेंगे और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो देखिए कील का रंग भूरा कलर का होता है, लेकिन उसको हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे और डुबाकर अगर बाहर निकालेंगे तो उसका रंग हरा कलर का हो जाता है। देखिए रंग में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। तब अगर रंग में भी परिवर्तन होगा तो वहाँ समझेंगे कि हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर देखिए तापमान में परिवर्तन। तो जैसे हम लोग दीवार पर पेंट करने के लिए चूना जो लाते हैं तो पहले वो सूखा हुआ चूना रहता है, उसका फार्मूला होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अब उसको हम लोग उसमें डालते हैं जल यानी पानी, तो देखिए वो बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डुबाया जाता है और उससे निर्माण हो जाता है कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड के। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो खौलता है, तो वहाँ पे हीट रिलीज होता है, यानी तापमान में कोई परिवर्तन होता है। पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड में तापमान कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालें तो उसमें तापमान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी बढ़ जाता है। तो देखिए वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगर तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग वहाँ समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन, तो जैसे मान के चलिए ये था, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देता है H2O, यानी जल बना देता है। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन था वो गैसीय फॉर्म में था, ऑक्सीजन भी गैसीय फॉर्म में था। अब ये जो H2O आ गया ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी जल का फार्मूला होता है H2O, तो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो देखिए इसका अवस्था दूसरा कुछ था, हाइड्रोजन का अवस्था गैसीय अवस्था था, ऑक्सीजन का भी अवस्था गैसीय अवस्था था, लेकिन इसके फलस्वरूप जो उत्पाद मिला हम लोग को, प्रतिफल मिला, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो गया, जैसे लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो देखिए अवस्था में भी परिवर्तन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहाँ अगर अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग समझेंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक तत्व या यौगिक को उनके संकेत या सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कराता है। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन तो देखिए ई हाइड्रोजन को लिखें और इसी का अगर हम लोग सूत्र की सहायता या संकेत की सहायता से इसको हम लोग लिखते हैं H2। तो देखिए इससे संक्षिप्त है कि नहीं, यानी छोटा है कि नहीं है हाइड्रोजन का सिंबल यानी सूत्र। तो देखिए इसका डिफिनेशन ही है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को उनके संकेत या सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, अब हाइड्रोजन का अगर संकेत या सूत्र की सहायता से उसको हम लोग छोटा कर दे रहे हैं यानी संक्षिप्त निरूपण कर दे रहे हैं, तो उसी रासायनिक समीकरण को उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना दिया H2O। तो इसको देखिए हाइड्रोजन को लिखेंगे तो बहुत बड़का लिखा आएगा, हाइड्रोजन हिंदी में लिखेंगे तो, ऑक्सीजन को लिखेंगे तो ऑक्सीजन इस तरह से लिखा आएगा। तो इसी देखिए ऑक्सीजन का ही सिंबल होता है O2 और हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। देखिए फिर जल को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। तो जल का सूत्र अगर इसको संक्षिप्त निरूपण कर दिए तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे है कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो देखिए अभिकारक का डिफिनेशन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को अभिकारक कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है तत्व या यौगिक, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अभिकारक कहेंगे। जैसे में देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर H2 का निर्माण करेगा, H2O। तो देखिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो जो भाग ले रहा है उसी को कहेंगे अभिकारक, जो भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, तो अभिकारक कहेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए उत्पाद को ही बोलते हैं, दूसरा नाम ही प्रतिफल है। तो देखिए अभिकारक के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे अभी लिखे थे कि हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है H2O। क्या बनाता है, H2O। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग उत्पाद अभिकारक बोलेंगे
और इसके जो फल स्वरूप हम लोग को जो H2O मिला है तो उसको बोलेंगे उत्पाद। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ई हो गया अभिकारक, और H2O जो बना है इसके फलस्वरूप जो उत्पाद हम लोग को मिला है इसको बोलेंगे उत्पाद या तो प्रतिफल। तो देखिए एक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे H2O और फिर ऑक्सीजन, ये दोनों से अभिक्रिया करके बना था H2O यानी जल बनल था। तो देखिए वो नया पदार्थ बनल था, तो उसी को बोलते हैं उत्पाद बोलेंगे या तो प्रतिफल बोलेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है कि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए H2O है, सॉरी दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है CO2। तो देखिए अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, इधर बाईं ओर हो गया, और देखिए उत्पाद को दाईं ओर यानी इधर लिखा जाता है। अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगता है। देखिए अभिकारक है, इसके बीच में क्या है तो प्लस का चिन्ह है कि नहीं है, तो अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह लगता है। देखिए उत्पाद के बीच में भी प्लस का चिन्ह लगता है। अगर इधर एक बार कोई प्रोडक्ट अगर निर्माण होता है तो उसके बीच में भी क्या होता है, इन दोनों के बीच में भी प्लस का चिन्ह लगता है। आगे है कि अभिकारकों और प्रतिफल को एक तीर द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए इसे लिखे थे कार्बन प्लस दोस्तों कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिल के बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभिकारकों को प्रतिफल को, अभिकारक और प्रतिफल को एक तीर के द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए ये है अभिकारक और इधर है प्रतिफल यानी उत्पाद। तो देखिए एक तीर के माध्यम से अलग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो किया जा रहा है। अगला है कि तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जो तीर इस तरह से था वो क्या दर्शाता है, तो ये अभिक्रिया की होने की दिशा को दर्शाता है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे की ओर जानते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, और फिर सेकंड में लिखा हुआ है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। तो पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाला प्रतिफल की परमाणु संख्या समान हो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाला प्रतिफल की परमाणु संख्या समान हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बन और कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन इस दोनों से मिलकर बना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन का इधर परमाणु संख्या क्या है, एगो है, यानी कार्बन की संख्या एगो है इधर, और इधर भी कार्बन की संख्या एगो है। इधर देखिए ऑक्सीजन की संख्या क्या है, तो दो गो है, ऑक्सीजन की संख्या दो गो है, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या दो गो है। यानी देखिए परमाणु संख्या दोनों तरफ क्या है, तो समान है। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। डेफिनेशन फिर से पढ़ दे रहे हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, क्या चीज़, भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाला प्रतिफल के परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाला प्रतिफल की परमाणु संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहें। देखिए उसमें परमाणु संख्या समान रहेगा तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, और परमाणु संख्या समान नहीं रहेगा यानी अभिकारक में जितना परमाणु संख्या है उतना ही अगर प्रतिफल में परमाणु संख्या रहेगा तो उसे संतुलित कहेंगे। लेकिन अगर अभिकारक में कुछ और है और प्रतिफल में कुछ और है तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे में कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन इधर 2 गो है, हाइड्रोजन की कितना है मात्रा इसका 2 गो है। और इधर देखिए इधर भी हाइड्रोजन 2 गो है, क्या गो है 2 गो। और इधर देखिए इधर ऑक्सीजन 2 गो है, और इधर देखिए इधर ऑक्सीजन की मात्रा 1 गो है। तो देखिए दोनों का तो परमाणु, देखिए इधर परमाणु संख्या हो गया 3 और इधर हो गया 4, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है यानी अभिकारक में जितना है प्रतिफल में उतना नहीं है। तो इसे हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और हाँ, मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे मतलब अगला क्लास में हम लोग और इसके से आगे के बारे में हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यकता होता है। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।